से न जाने बड़े बड़े कितने प्रोग्राम कराए। पिछले अधिवेशन पिछले साल लखनऊ में हम गए, बहुत बड़ा आपने प्रोग्राम वहां पर कराया, लाखों की तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हुए, लखनऊ में भी रहा। ये बेहतर से आपने मेहनत किए और बिल्कुल हमारे नौजवान ऊर्जा है और हमारे मुस्लिम कौम के लिए एक मिसाल है कि हमारे मुस्लिम नौजवान आज पढ़े लिखे जो एजुकेटेड पर्सन है वो चांद मोहम्मद साहब से सबक लें और आगे बढ़ें। आप इस छोटी उम्र में आप सरकारी नौकरी को छोड़ करके फुल टाइम काम कर आप चांद मोहम्मद साहब राष्ट्रीय कांग्रेस है, उनका सरकार तालियों को साथ करें। आइए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सभी का राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इस मकसद के लिए भारत में एक सफर हम लोगों ने शुरू किया है, एक मुहिम शुरू किया है। उस मुहिम का बुनियादी मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, उस मुहिम पर काम करना क्यों जरूरी है, काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, इन तमाम मौजू पे आज के इस मीटिंग के जरिए, मिनी तरबियती कैंप के जरिए हम आप लोगों के दरमियान अपनी बातें शेयर करने के लिए अलग अलग स्टेट में लगातार मुसलसल तौर पे सफर कर रहे हैं। अभी मेरा 16 सूबे का सफर है। ये 26 जनवरी से शुरू हुआ गुजरात से, और उसके बाद मेरा महाराष्ट्र आना हुआ, औरंगाबाद में प्रोग्राम हुआ, मध्य प्रदेश में जबलपुर में। तो अलग अलग स्टेट में इस तरह के प्रोग्राम हैं। वनडे मिनी तरबियती कैंप के प्रोग्राम के जरिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को बनाने के पीछे बुनियादी मकसद क्या है, सोच क्या है। हम मुसलमानों की हजारों की तादाद में तंजीमें होने के बावजूद एक नई तंजीम वजूद में लाने की क्या जरूरत है। तो ये बातें बेहद अहम और गंभीर हैं और हम ऐसा कह सकते हैं कि मौजूदा जो मुल्क के हालात हैं उस हालात से ऐसा नहीं है कि हमारे कौम के लोग नावाकिफ हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम ही चंद लोग जो इस मीटिंग हॉल में बैठे हैं हमारे अंदर ही इस हालात को बदलने की सोच है, फिक्र है, जज्बा है। ऐसा नहीं। हमारे कौम में वो तमाम लोग जो अलग अलग भारत के हिस्सों में रह रहे हैं, अलग अलग कस्बों में, शहरों में रह रहे हैं, और चाहे वो क्यों न खामोश ही क्यों न हो, लेकिन कहीं न कहीं इस हालात को बदलने की उनके दिलों में एक कशिश है, एक हलचल है, एक सोच है। लेकिन ये जो सोच और फिक्र है ये अलग अलग कस्बों में है, अलग अलग सूबे में है, भारत के अलग अलग हिस्सों में है और भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे इंसानों के ज़हन में है। इस सोच और फिक्र के लोगों को अगर हम मुत्तहिद कर दे, एकजुट कर दे, इकट्ठा कर दे, तो एक बड़ी ताकत पैदा कर सकते हैं और बगैर ताकत के किसी भी सिस्टम को बदला नहीं जा सकता। तो इस ताकत को हासिल करने के लिए, एक सोच फिक्र के लोगों को मुत्तहिद करने के लिए हमें अलग से कोई रास्ता अख्तियार करने की जरूरत नहीं है। हमारे दीन ने जिस बात की हिदायत हमें दी है, हमारे दीन ने जिस बात की हमें नसीहत दी है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सबक लेकर हम कोशिश करें, जद्दोजहद करें और उनके तालिमात के बुनियादी मकसद को लेकर अगर सफर करें तो हम तमाम एक सोच और फिक्र के लोगों को मुत्तहिद कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि कौम के अंदर जो तब्दीली आएगी, जो बदलाव आएगा, वो नजरियात से आएगा, विचार से आएगा।
लेकिन सिस्टम के अंदर अगर हम तब्दीली चाहते हैं, सिस्टम के अंदर बदलाव चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, तो वो बगैर ताकत के मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारे बुजुर्गों की अगर हम तारीखें उठा के पढ़े, उन तारीखों को अगर हम अपने कौम के रोशनी में लाए, अपने कौम के लोगों के दरमियान लाए और उन तारीखों की तरबियती कैंप चलाकर अगर उनके बीच में बाकायदा ट्रेनिंग दे, समझ पैदा करे, तो इस हालात से हम बेहद कम वक्त में अपने कौम को और भारत के तमाम मजलूम आवाम को निकाल सकते हैं और इस व्यवस्था को बदल सकते हैं, इस सिस्टम को बदल सकते हैं, जो सिस्टम आज इस देश की एक बड़ी मेजॉरिटी यानी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। लगातार ये सिस्टम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की एक बड़ी मेजॉरिटी है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। नुकसान पहुंचाने के पीछे एक प्लानिंग है, एक एजेंडा है। एजेंडे के पीछे, एजेंडे को जमीनी सतह पे अमल में लाने के लिए एक खास किस्म की आइडियोलॉजी और खास किस्म के प्लेटफॉर्म के जरिए ये जमीनी सतह पे लगातार ले जाने की जो कॉन्स्पिरेंसी करने वाले, साजिशें करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो अपने सिस्टम को लेकर पूरे डिग्निटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। हमें विरासत में हमारे दीन ने ईमानदारी के साथ मजलूमों की हिमायत करने, मजलूमों को बेदार करने, मजलूमों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने, इंसानों को, बिखरे हुए इंसानों को जोड़ने की हिदायत और तालीमात का एक बड़ा जखीरा हमारे पास है। लेकिन फिर भी हम आज भारत में विवश है, लाचार है, मजबूर है, मायूसी के शिकार है। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए जो हमारे बुजुर्गों की तालीमात है, उस तालीमात को हम आम आवाम तक ले जाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करें, एक ब्लूप्रिंट तैयार करें और उसके जरिए अगर हम कोशिश करें, सफर करें, तो भारत में आज एक बड़ी जो आबादी है ओबीसी, एससी, एसटी की, उस आबादी का जहनसाजी करके, ब्रेनवॉश करके आरएसएस के लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों को लेकर कंफ्यूजन पैदा किया, कंट्रडिक्शन पैदा किया, गलतफहमियां पैदा किया। और उनकी पैदा की गई गलतफहमियों की वजह से आज भारत की एक बड़ी आबादी ओबीसी, एससी, एसटी की इस्लाम और मुसलमानों के मुखालफत में खड़ी होती हुई आपको नजर आती है, दंगे और फसादात में इस्तेमाल होती हुई नजर आती है। तो इस्तेमाल होने वाले लोग नहीं उसके पीछे गुनाहगार हैं, उन्हें इस्तेमाल करने वाले और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने वाले लोग सबसे ज्यादा गुनाहगार है। और वो गुनाहगार लोग कोई और नहीं है, भारत में वो खास किस्म की जो नजरियात है नफरतवादी, और नफरतवादी नजरियात की एक जो फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री से निकले हुए प्रोडक्ट भारत के अलग अलग हिस्सों में नफरत की गंदगी लगातार फैलाने की मुहिम चला रखे हैं। तो उसका एक हमें खासतौर से उसके बुनियादी एजेंडे को जानने की जरूरत है, और जानने के बाद हमें काउंटर प्लान तैयार करने की जरूरत है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए हमारा बुनियादी मकसद है कि भारत की एक बड़ी आबादी जो मजलूम आबादी है, उसके अंदर तालीम पैदा करना। तालीम का मतलब एकेडमिक एजुकेशन और तमाम जो है हमारे मकतब और मदरसे के दरमियान जो तालीम दी जा रही है, वो तालीम नहीं पैदा करना, बल्कि इस बुनियाद पर समझ पैदा करना कि भारत में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, कौन अपना है कौन पराया है, ये समझ पैदा करना। और हमारे बुजुर्गों की तारीख क्या रही है, हमारे बुजुर्गों की नसीहतें क्या रही है, ये समझ पैदा करने के पीछे मकसद है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पूरे भारत में तरबियती कैंप के जरिए इस तरह की तालीमी बुनियादी बातें समझ पैदा करने के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है।
तालीम के लिए, तहजीब के लिए और तहरीक के लिए और कौम की तरक्की के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हम मुसलमानों का समाजी तंजीम है, ये सियासी तंजीम नहीं। हमारे कौम के लोग अलग अलग राजनीतिक संगठनों में अलग अलग सियासी तंजीमों का हिस्सा है, अलग अलग समाजी तंजीमों का भी हिस्सा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा समाजी तंजीम है और समाज के अंदर जिन मुद्दों को लेकर हम लोग सफर कर रहे हैं, उस मुद्दे को अगर आप तक एक पर्चा पहुंचा होगा तो अभी हम लोग 8 मुद्दों पे काम कर रहे हैं, इन 8 एजेंडों पे काम कर रहे हैं। इन 8 एजेंडों पे काम करने के लिए हम लोगों को गौर करने की जरूरत है। जिस सोच और फिक्र और नजरियात की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस सोच और फिक्र और नजरियात की वजह से आज भारत में एक जो बड़ी आबादी है, ईमान, इत्तेहाद, मसावात की मानने वाली, उस आबादी के खिलाफ आज से नहीं 14 अगस्त 1947 के पहले से कॉन्फ्रेंसी करने की शुरुआत की गई, साजिशें शुरू की गई। वो साजिशें शुरू करने के पीछे उनका बुनियादी मकसद था, बुनियादी एजेंडा था कि भारत में इंसाफ का निजाम कायम होकर रहेगा। ये बात दुश्मन ताकतें जानती थी और भारत की 3.5% यहूद ताकतें जानती थी। इसलिए भारत को उन्होंने तोड़ने के लिए, तकसीम करने के लिए एक बड़ा मैकेनिज्म तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया। और वक्त दर वक्त हम ऐसा देख सकते हैं तारीख के पन्नों को पलटकर कि भारत को एक बार नहीं तोड़ा गया, वक्त दर वक्त कई बार तोड़ा गया। कभी अफगानिस्तान तोड़ा गया, कभी तिब्बत, कभी म्यांमार, कभी भूटान, कभी बर्मा, कभी नेपाल, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? क्यों तोड़ा गया? भारत को एक बार नहीं तोड़ा गया, वक्त दर वक्त कई बार तोड़ा गया। अमेजिंग करिए कि काश भारत को अगर तोड़ा नहीं गया होता, अफगानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार, भूटान, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत का हिस्सा होता तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसानियत का सेंटर भारत होता। दुनिया की यहूद ताकतों ने सल्तनत उस्मानिया में घुसपैठ करके उसको खत्म किया। खत्म करने के बाद उन्होंने देखा कि दुनिया में इंसाफ और इंसानियत की एक बड़ी ताकत भारत की सरजमी पे पैदा हो सकती है। सल्तनत उस्मानिया से भी बड़ी ताकत भारत में पैदा हो सकती है। ये बात जानते थे यहूदी, इसलिए भारत को तोड़ने के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी, साजिश की जा रही थी, वो भारत के ही 3.5% यहूदी नस्ल के लोग नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर सारे यहूदी लोगों ने ये कोशिश की। इसलिए भारत को तोड़ करके इंसानियत का सबसे बड़ा जो सेंटर भारत बनने वाला था, उसको रोकने का काम किया। जो लोग 57 साल तक रूलिंग पार्टी रहे, आपके छत्तीसगढ़ में अभी रूलिंग पार्टी है, वो जानते थे कि भारत को अगर तोड़ा नहीं गया, और उस रूलिंग पार्टी के रेस के लोग, नस्ल के लोग जानते थे कि भारत को अगर तोड़ा नहीं गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत अगर एक होता तो भारत में 37% मुस्लिम आबादी होती और मुस्लिम आबादी बेदार थी। आज के मुकाबले 33% ज्यादा तालीम याफ्ता लोग थे, 33 गुना ज्यादा समझदार थे। गुलाम भारत में मुसलमान हम ऐसा कर सकते हैं। इसके दस्तावेजी आंकड़े हैं। अगर 33% ज्यादा आप तालीम याफ्ता और समझदार कौम नहीं होते तो ब्रिटिश हुकूमत की नौकरियों में 33% आपकी भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं होती। ये बातें जानते थे, इसलिए उन्होंने
में मेजोरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो भारत के मुस्तकबिल को बना सकते थे, भारत के वजूद को बचा सकते थे, भारत में सभी तरह के गैर बराबरी के निजाम को खत्म कर सकते थे, ये बातें दुनिया के गैर बराबरी की मानने वाली वो 3.5% नस्ल के लोग जानते थे कि हम तब तक अपने मसूबे में भारत में कामयाब नहीं हो सकते जब तक भारत में मुसलमानों की क़यादत रहेगी, मुसलमानों का एक समझदार और बेदार तबका रहेगा, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहेगी, तो हम जुल्म के खिलाफ या जुल्म का निजाम भारत में कायम नहीं कर सकते। ये जानते थे वो। क्यों जानते थे? हमारे लोग तारीखें पढ़ना बंद कर दिए हैं, हमारे लोग तारीख का ये भी नहीं जानते, लेकिन वो हमारी और हमारे बुजुर्गों की तारीखों को ढूंढ कर पढ़ते हैं, उनके किरदार को पढ़ते हैं, उनके जद्दोजहद को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो काउंटर प्लान तैयार करते हैं। किया होगा जैसे अभी रोशनी डाल रहे थे हमारे सीसी मेंबर संजय बोरकर साहब, छत्रपति शिवाजी और मुसलमानों का रिश्ता क्या है? अगर ये सिलेबस बनाकर अगर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के दरमियान छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमानों का रिश्ता क्या है, पूरे भारत में अगर चर्चा करें तो जो लोग आइकॉन बना रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी थे, ऐसा आरएसएस के लोग पूरे भारत में प्रेजेंट किए। छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के अगर मुखालिफ होते तो उनकी सेना में, उनके प्रशासन में, उनके सिस्टम में 33% से ज्यादा मुस्लिम सैनिक और सिपह सलार नहीं होते। दूसरी चीज, ये बात गौर करने की जरूरत है, माइक्रो लेवल की बात गौर करने की जरूरत है। मुगल थे, मुगल हुक्मरान थे। अगर मुगल मुसलमान होते, इस्लाम के बुनियादी उसूलों को अगर अमल में लाते तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना की तरफ से 33% से ज्यादा मुस्लिम सैनिक उनकी सेना में शामिल होकर मुगलों के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ते? मेरा सवाल है। मुगल थे, मुगल एक रेस थी, बाबर से शुरू हुई, बहादुर शाह जफर पे खत्म हो गई। जैसे आर्य विदेशी थे वैसे मुगल विदेशी थे, जैसे आर्य विदेशी है वैसे मुगल विदेशी थे। उनके आने और खत्म होने और जाने की भी तारीख है। ये बात मुसलमानों को खास तौर से गहराई से समझने की जरूरत है। मुसलमान को रिलेट करता है। वो कहते हैं ना आरएसएस के लोग 600 साल तक मुसलमानों ने राज किया, तो मुसलमानों ने राज कैसे? मुसलमानों ने राज किया होता, अगर वो बादशाह हुक्मरान अगर मुसलमान होते तो इस्लाम के तौर तरीकों को अमल में लाते। इस्लाम के तौर तरीकों को अगर अमल में लाते तो हजारों जाति के टुकड़ों में बांटे गए समाज को एक पहचान देते ना। हजारों जाति के टुकड़ों में, बिरादरी के टुकड़ों में बांटे गए लोगों को एक पहचान देते। इंसानियत के हक और हकूक के दर्जे से महरूम किए गए लोगों को हक और हकूक देते। तालीम से वंचित किए गए लोगों के लिए तालीमी इदारे खोलते। अगर खोलते तो भारत की एक बड़ी आबादी जो शोषित थी, वंचित थी, पीड़ित थी, जिनकी व्यवस्था की शिकार थी, इंसानियत के दर्जे से महरूम की गई थी, वो आबादी आज क्या हो? वो आबादी आज क्या हो? हमारे लोग इस भरम को छोड़ दे, भारत में दीन तलवार के निजाम पर कायम नहीं हुआ। तारीख गवाह है, भारत में मजहबे इस्लाम तलवार वालों ने नहीं लाया, तलवार के निजाम पर नहीं कायम हुआ, बल्कि
भारत में मजहब इस्लाम दो मजबूत रास्ते हैं उनके जरिए आया भारत की सरजमी पे। तिजारत करने वाले लोगों के जरिए आया और औलिया इकराम के जरिए आया। एक बड़ी तारीफ है। तलवार वालों ने भारत की सरजमी पे इस्लाम नहीं लाया, तिजारत करने वाले लोगों के जरिए भारत की सरजमी पे इस्लाम आया। औलिया इकराम की एक लंबी लिस्ट है, उनकी जरिए ही भारत में इस्लाम आया और वो मिशनरी थे, मिशनरी नहीं थे। आज हम उन बुजुर्गों को मानने वाली उम्मत है, लेकिन आज उन्हीं बुजुर्गों की मानने वाली उम्मत उनकी तालीमात को और उनके सीरत से सबक लेकर अगर अपने अमली जिंदगी में अमल में ये बुनियादी बातें लाती तो आज हम बेबस लाचार मजबूर नहीं होते। आज मुसलमान मिशनरी नहीं है, विजनरी है। वो इमामत कर रहा है, उसके भी पीछे विजन है। वो कयादत कर रहा है, उसके भी पीछे विजन है। अलग अलग हिस्सों में जो कोशिश कर रहा है उसके पीछे मकसद है। बादशाह थे, फकीर बन के आए थे, मिशनरी थे ना। विजनरी होते तो हुक्मरान बनते ना आकर इधर। जब इस्लाम की तहरीकों को चलाने वाले लोग मिशनरी बने तो दुनिया में इस्लाम फैला। विजनरी बने, खत्म हो गए, महदूद होता है। इसलिए तारीख इस बात की गवाह है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस 10 साल मक्की जिंदगी पे अगर आप रोशनी डालेंगे तो 10 साल तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही समझाया अरब की सरजमी पे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है। बेटियां पैदा होती थी, दफन कर दी जाती थी। तालीम का अहमियत नहीं पता था लोगों को, जमात का अहमियत नहीं पता था, स्ट्रगल करने का, जद्दोजहद करने का मतलब नहीं पता था। ये सारी तहरीक की बातें 10 साल की मक्की जिंदगी में बताया। 10 साल बाद इस तहरीक को या इस की बुनियादी बातों को लोगों को समझाने और बेदार करने के बाद कहा ये नमाज है, ये रोजा है, ये हज है, ज़कात है। 10 साल बाद जीवन जीने का तरीका मिला कि हमें जीवन कैसे जीना है, ये 10 साल बाद मिला। 10 साल तक क्या समझाते रहे, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ये समझ पैदा कर रहे थे और ये समझ जब पैदा कर रहे थे तो जैसे आज भारत में अगर आप निकलिए ये समझ पैदा करने के लिए तो बेहद कम तादाद में लोग जमा होंगे। बहुत बड़ी तादाद में बात समझाने की मुहिम चलाई, ये बातें लोगों को समझाया। खुदा के पैगाम और यूनिवर्सल रिलीजन इस्लाम बना तो उसके पीछे इस्लाम का बुनियादी मिशन और एजेंडा था और वो बुनियादी मिशन और एजेंडा अलग से नहीं था। भारत के आईन में 4 बातें लिखी गई, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बातें लिखी गई। रूरल एरिया में जाइए, शहरी इलाके में जाइए, इंटेलेक्चुअल के बीच में बैठिए, स्कॉलर के बीच में बैठिए, अनपढ़ के बीच में बैठिए, पूछो ये देश किससे चलता है तो खामोश हो जाता है। वो ये नहीं बोल पाता कि ये देश संविधान से चलता है, आइन से चलता है, दस्तूर से चलता है। ये दस्तूर किस लिए बनाया गया, दस्तूर का बुनियादी मकसद क्या है, ये बात की चीज है। देश किससे चलता है ये पूछो। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो नहीं बोलते कि ये देश संविधान से चलता है। तो ये देश संविधान से चलता है, संविधान का बुनियादी मकसद है। संविधान लिखने वाले लोगों ने बुनियादी मकसद लिखा। जब संविधान का पहला पन्ना लिखा जाने लगा,
क्योंकि भारत को 14 अगस्त 1947 को 3.5% लोगों ने क्या किया, तकसीम करने का। तकसीम किस लिए किया? उन्हें कल भी आपकी लीडरशिप से खतरा था, आज भी है। उन्हें कल भी आपकी क़यादत से खतरा था, आज भी। इसलिए उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। भारत को तोड़ करके भारत के मुसलमानों को लीडरलेस मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया। जिस नबी, गुलाम और आजाद की बात कर रहे थे, वो लीडरलेस मेजॉरिटी में तब्दील होने का खामियाजा है। भारत को तोड़ के 14 अगस्त 1947 को भारत के मुसलमानों की 3 लीडरशिप खत्म कर दी गई। पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म कर दी गई, सोशल लीडरशिप खत्म कर दी गई, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप खत्म कर दी गई। आपकी समाजी, सियासी और समझदार लोगों की क़यादत 3.5% यूरेशियन लोगों ने भारत को तोड़कर खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि जिंदा लोग थे, ईमान वाले लोग थे। सच क्या है, गलत क्या है, ये मुखालफत करते, विरोध करते। ये बात का अंदाजा उन्हें हो गया। हमारे लोगों को अभी तक नहीं हुआ। हमारे बुजुर्गों को, जो लोग 57 साल तक रूलर रहे सेंट्रल में और अभी भी अलग अलग स्टेट में है, हमारे बुजुर्गों को इनके मसूबों का अंदाजा हो चुका था। अगर नहीं होता तो 1885 में कांग्रेस की नींव रखी गई। मेरा सवाल है, जिस कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, अभी तारीख के पन्नों में कांग्रेस को लेकर बातें पढ़ाई जाती है कि कांग्रेस जंगे आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई पार्टी थी, मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई पार्टी थी, प्लेटफॉर्म था। तो उसकी बुनियाद जब रखी गई तो उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट, एक भी बैकवर्ड क्लास, एक भी ट्राइबल, एक भी माइनॉरिटी क्यों नहीं था? क्या ये देश के लोग नहीं थे क्या? सिंगल ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग जब कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, फाउंडेशन रखा गया, नींव रखी गई, सिंगल ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया? दूसरा सवाल है, चलो ये जंगे आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई पार्टी थी, तो पहला नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सर एओ ह्यूम को क्यों बनाया गया? सर एलन ह्यूम को क्यों बनाया गया? रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी को क्यों बनाया गया? हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, संगठन बना रहे हैं और जिसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं उसी को हम संगठन का जिम्मेदार बना। अब हम यहां 2 घंटे तक चर्चा करें और चर्चा करने के बाद ये कैसी लड़ाई? तो ये जो बुनियाद रखी गई कांग्रेस की, अगर कांग्रेस मुसलमानों की, इस मुल्क में रह रहे मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाली पार्टी होती, अगर कांग्रेस के लोग इस मुल्क के उन तमाम मजलूमों के हिमायती होते और उनके तमाम हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाले लोग होते, तो 1905 में मुस्लिम लीग की बुनियाद भारत के मुसलमानों के जिम्मेदार रहनुमा नहीं रखते। कांग्रेस अगर मुसलमानों की लीडरशिप करने वाली, मुसलमानों को भागीदारी देने वाली, मुसलमानों को आगे ले जाने वाली अगर पार्टी होती, तो सारे उस वक्त के रहनुमा कांग्रेस का हिस्सा होते, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे जुड़कर काम करते। मुस्लिम लीग बनाने की जरूरत क्या थी भाई? हमारे बुजुर्गों को 1905 में ही कांग्रेस का मंसूबा पता चल गया था। हमारे लोगों को आजाद भारत में भी अभी तक नहीं पता चलता है। हमारे बुजुर्गों को गुलाम भारत में भारत के मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले, कयादत करने वाले लोगों को कांग्रेस का मसूबा गुलाम भारत में पता चल गया था। कांग्रेस किस तरह की साजिशें करने वाली है, ये बातें पता चल गया था। मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, हर कांग्रेस की उस पॉलिसी की मुखालफत करते थे मुस्लिम लीग के लोग
जो इस मुल्क के हक में नहीं होता था, इस मुल्क के इंसानियत के हक में नहीं होता था। इसलिए कांग्रेस के सामने अगर कोई अपोजिशन था तो मुसलमानों का था, ईमान, इत्तेहाद, मसावात के मानने वाले लोगों का। उन्हें खतरा कल भी ईमान वालों से था, आज भी है। कल भी उन्हें आपकी क़यादत से खतरा था, आज भी है। वो जानते हैं आपको निशाना इसीलिए बनाते हैं कि जिस दिन भारत के मुसलमानों का जमीर जिंदा होगा उसी दिन भारत में इंसाफ का निजाम कायम होगा। इसलिए लगातार उन्होंने कोशिश किया, जद्दोजहद किया, कॉन्स्पिरेंसी की, साजिशें की, और साजिश के लिए एक ही रास्ता बचा। उन्होंने कोशिश किया, जद्दोजहद किया, और जद्दोजहद करने के बाद उन्होंने देखा तो कॉन्स्पिरेंसी करना शुरू किया। अभी बोरकर साहब बता रहे थे 1918 में साउथ बरो कमीशन आया। साउथ बरो कमीशन आने के बाद विधिमंडलों के चुनाव का रिकमेंडेशन किया साउथ बरो कमीशन ने कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा, नवाब का बेटा ही नवाब नहीं होगा, निजाम का बेटा ही निजाम नहीं होगा। आवाम जिसे चाहेगी वो निजाम होगा, वो बादशाह होगा, वो राजा होगा। आवाम जिसे चाहेगी वो जनप्रतिनिधि होगा। ये 1918 में अंग्रेजों ने लाया, यानी जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का पहला फेज भारत में आया। जब डेमोक्रेसी का पहला फेज भारत में आया तो 3.5% लोगों के एंटीना खड़े हो गए। डेमोक्रेसी में नंबर ऑफ वोट चाहिए, जिसके अकाउंट में नंबर ऑफ वोट ज्यादा होंगे वो रूलर होगा। उनके अकाउंट में तो नंबर ऑफ वोट कल भी नहीं थे, आज भी नहीं। उनके अकाउंट में नंबर ऑफ वोट कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। ये बात जानते थे। जो माइक्रो लेवल की रेस है भारत में 3.5% यूरेशियन यहूदियों की, वो रेस जानती थी कि अगर भारत में हम चुनाव का सिस्टम अगर आ रहा है तो उसमें अगर हम अपने बिरादरी के नाम पर चुनाव लड़े तो गांव का पंच नहीं हो सकते, सरपंच की तो बात छोड़िए। उस माइक्रो लेवल की रेस ने, माइक्रो लेवल की रेस ना वो भारत में मिनिमम है वो मैक्सिमम है। उस रेस के लोगों की तादाद भारत में, आबादी न मिनिमम है न मैक्सिमम है, वो माइक्रो लेवल की रेस है। जैसे डॉक्टर छोटी से छोटी माइक्रो लेवल की बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करता है, लेंस का इस्तेमाल करता है, विशेष प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करता है, तो माइक्रो लेवल से माइक्रो लेवल की बीमारी का डायग्नोसिस करता है। वैसे ये जो रेस है यहूदियों की, ये 3.5% यूरेशियन यहूदियों की जो रेस है, ये माइक्रो लेवल की रेस है। इनको समझने के लिए, इनके करेक्टर को समझने के लिए, इनके कॉन्स्पिरेंसी को समझने के लिए माइक्रो लेवल की समझ अगर हम नहीं पैदा करेंगे, बेदारी नहीं पैदा करेंगे, समझदारी नहीं पैदा करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। वो हमारे बीच में घुसकर क्या करेगा? कॉन्स्पिरेंसी करेगा, साजिश करेगा। और ये शुरू किया उन्होंने 1918 में, 1918 के बाद शुरू किया। माइक्रो लेवल की रेस ने अपने आप को मेजॉरिटी में तब 1922 में हिंदू महासभा, और उनकी बस्तियों में जाकर कहना शुरू किया, जो नहीं थे, क्या कहना शुरू किया? गर्व से कहो, हम जो नहीं थे उनकी इस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट को अपनाया। आज रूलर है तो उसकी बुनियाद 1922 में डाली गई। डेमोक्रेसी में नंबर ऑफ वोट की जरूरत होती है, और नंबर ऑफ वोट का एक कॉन्सेप्ट बनाया उन्होंने, ब्लूप्रिंट तैयार किया। उस ब्लूप्रिंट की वजह से आज वो लोग रूलर है भारत में और भारत के अलग अलग स्टेट में। उन्हें खतरा था, संगठन बनाया, उसके बाद
1925 में आरएसएस बनाया, आरएसएस की नींव रखी गई। आरएसएस को बनाने वाला, नींव रखने वाला आदमी गधा और गवार नहीं था, डॉक्टर बलिराम मेघवाल था। वेटनरी डॉक्टर था, जानवरों का डॉक्टर था, जानवरों का डॉक्टर था। भारत में वो सोच और सिस्टम जो जानवरों का ट्रीटमेंट करने वाला आदमी, उसी सोच और फिक्र से वो सिस्टम बनाने के लिए, वो ढांचा खड़ा करने के लिए तैयार किया। और आरएसएस हमारे लोग व्यवहारिक तौर पे क्या चर्चा करते हैं? आर फॉर राष्ट्रीय, यस फॉर सेवन स्वयं, और यस फॉर सेवन, यस फॉर सेवन। हम पूछ रहे हैं आर ट्रिपल एस होना चाहिए ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आर ट्रिपल एस, आर फॉर राष्ट्रीय, यस फॉर स्वयं संघ कहां गया? अगर वाकई में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ होता के बजाय आज ट्रिपल एस होता, आरएसएस होता, आरएसएस नहीं होता। उसको बनाने वाले लोग, हमने कहा, गधा और गवार नहीं थे, वेटनरी डॉक्टर था डॉक्टर बलिराम मेघवाल, उसने नींव रखी। और आरएसएस का रियल फुल फॉर्म है रेशियल सुपरमेटिव सिस्टम, रेशियल सुपरमेटिव सिस्टम, नस्ल की श्रेष्ठता का सिद्धांत, वर्चस्व का सिद्धांत भारत में बरकरार रहे, इसके लिए बनाया उनके द्वारा। इसलिए उन्होंने तंजीमें बनाई, तंजीमें बनाकर उन्होंने क्या किया? देखा, तंजीमें बनाकर भी वो कामयाब नहीं हो पाते, इसलिए उन्होंने आखिरी रास्ता 14 अगस्त 1947 को अपनाया, भारत को तोड़ने का। इसलिए आखिरी रास्ता अपनाया भारत को तोड़ने का, बांटने का, तकसीम करने का। जैसे आज हमारे कौमों में मुनाफिक है, वैसे कल भी हमारे बीच में मुनाफिक पैदा किए गए। वो मुनाफिक कोई और नहीं थे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे लोग दिल में पालते हैं, रहते भारत में है, लेकिन जो मुनाफिक है, जिसकी वजह से मुल्क टूटा, उसको दिल में पालते हैं। अगर हम दीन को मानते तो सबर करते, दीन को मानते तो दूरंदेश होते, दीन की समझ होते तो दूरंदेश होते, और दूरंदेश होते तो एक बार नेहरू न होता, 37% तो आपकी आबादी होती, आपके साथ दबे कुचले मजलूम लोग खड़े होते, और कल आपके लोग प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन कल भी आपके बीच में मुनाफिक पैदा किए गए, आज भी पैदा किए जा रहे, लगातार कंटिन्यू ये सिलसिला चल रहा है। कभी आरएसएस के प्लेटफॉर्म से मुनाफिक आता है, तो कभी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से मुनाफिक आता है। जिस बात की अभी चर्चा कर रहे थे, वो बात अधूरी रह गई थी, साकिब साहब जवाब दे रहे थे। आरएसएस ने जो संगठन बनाया है, उसका नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। और जो पूरे देश के मजलूमों को जोड़ने के लिए, इस देश के मूल निवासियों को जोड़ने के लिए बनाया गया वामसिफ का प्लेटफॉर्म है, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है। वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया आरएसएस का प्लेटफॉर्म मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। गोरखा साहब बता रहे थे कि अभी ओबीसी एससी एसटी के लोग दंगे में उतने नहीं आते, इस्तेमाल होते जितना पहले होते। ये विचारधारा का प्रचार प्रसार और फैलाव और बढ़ते हुए आंदोलन का असर है। सामूहिक दंगे कराने के हालात में जब नहीं रहे आरएसएस के लोग, तो अपनी विचारधारा, अपनी सोच और फिक्र को लेकर उन्होंने क्या शुरू किया? मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर, गौकसी के नाम पर बेगुनाह लोगों का कत्ल करना शुरू किया। ये तरीके अपनाए। तो ये जो तरीके हैं, उस सोच और फिक्र के लोगों ने अपनाया। नंबर्स ऑफ वोट की जरूरत थी, नंबर्स ऑफ वोट मेजॉरिटी में होती है, और मेजॉरिटी को उन्होंने क्या किया? तकसीम किया।
क्यों उस पार्टी ने किया कि जो दायरे 50% मुसलमानों के होंगे उसको देंगे। ये पॉलिसी क्यों अडॉप्ट किया भाई? ये पॉलिसी अडॉप्ट करने के पीछे ये था कि मेजॉरिटी को क्रस्ट करना, तो इसलिए उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। 14 अगस्त 1947 को भारत को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उन्होंने 3 लीडरशिप खत्म कर दी, पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप खत्म कर दी। 14 अगस्त 1947 के पहले एक और खास बात भारत के मुसलमानों के साथ जुड़ी हुई थी। वो कौन सी बात जुड़ी हुई? 14 अगस्त 1947 का मुसलमान विजनलेस नहीं था। 14 अगस्त 1947 के पहले भारत का मुसलमान विजनलेस नहीं था। उसके जीवन जीने का मकसद था, जद्दोजहद करने का मकसद था। लड़ना किससे था ये तय था, किस लिए लड़ना था ये भी तय था, किसके लिए लड़ना था ये भी तय था। लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद का ये जो 75 साल का मुसलमान बैठा है, ये विजनलेस मेजॉरिटी में तब्दील किया हुआ मुसलमान है। विजन ही नहीं है। विजन होता हुक्मरान होते, विजन होता बेबस और लाचार नहीं होते, विजन होता तो तुम्हारे सरों पे ताज होता, मोहताज नहीं होते। लेकिन प्लान बनाकर उन्होंने क्या किया? 14 अगस्त 1947 के बाद एक बड़ी कॉन्स्पिरेंसी शुरू की, साजिश शुरू की। जो मुसलमानों में तरबियत चलती थी उस तरबियत को क्या किया? बंद किया। इस तरह के जो प्रोग्राम चलते थे मुसलमानों के अंदर समझ पैदा करने के लिए, बेदारी पैदा करने के लिए, इस तरह के प्रोग्राम और सोच और फिक्र को क्या किया? मौजूद किया, समेटने का काम किया। और समेटने की वजह से भारत के मुसलमानों को विजनलेस मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया। अभी पूछो तुम्हारा मकसद किसका, लड़ना किस पर है? क्या मकसद नहीं है? तो इसलिए वो जानते थे, इसलिए उन्होंने 1946 में क्या किया? देश आजाद होने के पहले ही उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया। जब संविधान सभा का गठन हुआ, 399 मेंबर थे संविधान सभा के अंदर, और उस संविधान सभा के अंदर मुसलमानों की भी एक बड़ी मेजॉरिटी थी, एक बड़ा नंबर था मुस्लिम लीग के लोगों का। इसलिए उन्होंने आगे चलकर क्या किया? 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ, अंतरिम सरकार बना दी गई। वो जानते थे, इसीलिए आगे चलकर 14 अगस्त 1947 को कांग्रेस के लोगों ने प्लान बनाया कि भारत को तोड़ना जरूरी है, तकसीम करना जरूरी है, कि ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ना रहेंगे मेजॉरिटी में, ना अपोज करेंगे। अपोजिशन तो सिर्फ मुस्लिम लीग था ना, जनसंघ नहीं था, जनसंघ वजूद में भी नहीं था, सीपीआई सीपीआईएम नहीं था अपोजिशन में, मुस्लिम लीग के लोग थे। वो जानते थे कि हम कभी भी अपने मसूबे में कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। तोड़ने के बाद जब संविधान लिखना शुरू हुआ, तो जो 4 बातें मैं बस समझाना चाह रहा था कि भारत का संविधान लिखा जाना शुरू हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। जब वो संविधान के प्रत्येक आर्टिकल लिख कर आते थे, तो मेजॉरिटी में तो यही लोग थे ना, तो हर आर्टिकल का विरोध करते थे। आज भारत के संविधान में 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां और 22 अध्याय है। प्रत्येक आर्टिकल इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को हक और हकूक देने वाले हैं। कोई भी ऐसा संविधान का आर्टिकल, अनुच्छेद ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को हक और हकूक से वंचित करने की वकालत और तारीफ नहीं करता है, बल्कि देने की बात करता है। प्रत्येक आर्टिकल जब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते थे तो अपोज करते थे। प्रत्येक आर्टिकल, प्रत्येक सेंटेंस को अगर जानना है, समझना है,
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सेंटेंस ही क्यों लिखा गया, ये बात अगर समझना है, जानना है, तो भारत के मुसलमानों को, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर को संविधान सभा के डिबेट और डिस्कस की वैल्यू पढ़ना होगा, किताबों को पढ़ना होगा। जब प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा, उसके पहले पन्ने को लिखा जाने लगा, तो किसी ने कहा नहीं गॉड से शुरू करना चाहिए, किसी ने कहा नहीं ईश्वर को शुरू करना चाहिए, किसी ने कहा नहीं खुदा के नाम से शुरू करना चाहिए। ये प्रस्ताव आ रहे थे और मेजॉरिटी में लोग थे वो जोर देकर नहीं इसी नाम से शुरू करना चाहिए, इसी नाम से शुरू करना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गॉड और ईश्वर के लिए नहीं लिखा जा रहा है, ये गॉड और ईश्वर के लिए नहीं लिखा जा रहा, उन पर अमल में नहीं लाया जाएगा, लोगों के लिए, वे लोग अमल में नहीं लाएंगे। किसके लिए लिखा जाता? भारत के लोगों के लिए लिखा जा रहा है। किसके द्वारा लिखा जा रहा है? भारत के लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट लाइन की जो शुरुआत की जाए, बी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से शुरू किया जाए। ये संविधान भारत के लोगों के लिए लिखा जा रहा है, भारत के लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है। ये बातें तब समझ में आएगी जब संविधान सभा के डिबेट और डिस्कस के पहलू को पढ़ोगे। संविधान रखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने संविधान देखा? 3-4 लोग निकल गए, 5 लोग हो सकते हैं, इकाई की संख्या है, दहाई भी नहीं है, संविधान को देखा ही नहीं है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बातें की गई कि भारत का संविधान होगा। संविधान का मकसद क्या होगा? समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व होगा। क्या होगा? समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व होगा। इस्लाम का क्या बुनियादी मकसद है पूरे दुनिया में? पूरे दुनिया में बराबरी का निजाम हो, समानता की व्यवस्था हो, मसावात की व्यवस्था हो, इस्लाम की व्यवस्था। भारत के आईन का बुनियादी मकसद क्या है कि भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता होगी, सभी तरह की आजादी होगी। इस्लाम का बुनियादी मकसद क्या है? कि पूरी दुनिया के इंसानों को ज़हनी आजादी के साथ साथ तन की भी आजादी होगी। बाद में कार्ल मार्क्स पैदा हुए दुनिया में, बाद में लेनिन पैदा हुए, बाद में माओ पैदा हुए, बाद में स्टालिन पैदा हुए। सर्वहारा वर्ग की वो सिद्धांत और फिलॉसफी बाद में आई, कम्युनिज्म की फिलॉसफी बाद में आई, सर्वहारा वर्ग की फिलॉसफी बाद में आई, पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष की बात बाद में आई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में उन्होंने फरमाया किसी भी मजदूर के मजदूरी करने के बाद उसके तन का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ। तो ये जो चीजें हैं जो अभी रोशनी डाल रहे थे सर, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे को पढ़ना होगा। दुनिया में बाद में यूएनओ अस्तित्व में आया, दुनिया में अलग अलग मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन बाद में अस्तित्व में आए, दुनिया में अलग अलग मुल्कों में ह्यूमन राइट एसोसिएशन बाद में अस्तित्व में आए। वो 15 बुनियादी बातें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे की बातें, वो पूरे दुनिया के इंसानियत के लिए नेमत है। अगर उसको अमल में लाया जाए तो पूरे दुनिया के इंसान इंसानियत के तमाम हक हकूक के साथ जिंदगी जी सकते हैं। तो ये चीजें बदलाव करने का, तब्दीली लाने का एक बड़ा दस्तावेज हमारे पास है। लेकिन ना हम कुरान पे अभी अमल में ला पा रहे हैं, न रसूल को, न दीन को, न दस्तूर को। दीन और दस्तूर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि इबादत दीन का एक हिस्सा है, कंप्लीट इस्लाम नहीं।
इबादत दीन का हिस्सा है, कंप्लीट इस्लाम नहीं है। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? बाकी जो हिस्सा है स्ट्रगल का, संघर्ष करने का, जुल्म के खिलाफ लिखने का, बोलने का, आवाज उठाने का, दिल से तस्लीम करने का, ये गलत हो रहा है, ये सब ताक के रख दिया है। तो इसलिए हमारे लोगों को इन बुनियादी बातों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। इन बुनियादी बातों को समझाने के लिए पूरे देश में एक कोशिश की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है। बार बार हमारे लोग अपने अल्फाज में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान। हमारे लोगों को तो बोले बगैर खाना ही नहीं हजम होता है। जब तक बोल ना दे खाना नहीं हजम होता सर। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डॉक्टर अंबेडकर दूरंदेश थे। वो जानते थे ये बदमाश लोग हैं, ये बदमाश नस्ल के लोग हैं। ये जानते हैं थे कि ये सातिर लोग हैं। उनके मसूबे को जानते थे कि इन फ्यूचर में ये क्या थोपना चाहते हैं, ये भी जानते थे। हिंदुत्व के नाम पर क्या थोपना चाहते थे ये भी जानते थे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 395 आर्टिकल के पहले आर्टिकल में क्या लिखा? इंडिया दैट इज अ भारत। संविधान का पहला आर्टिकल क्या लिखा गया? इस देश का क्या नाम होगा? इस पर भी चर्चा शुरू हुई। इस पर चर्चा हुई तो लोगों ने कहा नहीं आर्यावर्त ही होना चाहिए, नहीं जम्मू द्वीप ही होना चाहिए, नहीं हिंदुस्तान होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? नहीं, इंडिया दैट इज अ भारत होना चाहिए। उदाहरण देकर कोई ऐसा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा गया है कि जिसका मतलब भी लिखा गया है कि इंडिया दैट इज अ भारत। जो इंडिया होगा वही भारत, जो इंडिया है वही भारत। ये आगे चलकर इन फ्यूचर में ये बदमाशी ना करे, इसलिए उसको डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया, इंडिया दैट इज अ भारत। जो इंडिया है वही भारत। इंडिया शब्द इस्तेमाल क्यों किया गया? कुछ लोग ऐसे हैं, नफरत के फैक्ट्री से निकले प्रोडक्ट, ये विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया शब्द। इंडिया शब्द का ओरिजिन, इंडिया क्यों कहा अंग्रेजों ने? जिस सभ्यता और संस्कृति में हमारे पुरखे पैदा हुए, जिस सभ्यता और संस्कृति में हमारे पुरखे पले बढ़े, उस सभ्यता का नाम ही इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की वजह से अंग्रेजों ने इस देश का नाम इंडिया। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा इंडिया दैट इज अ भारत। इंडिया है वही भारत है। हमारे लोगों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जाने अनजाने में गलती करते हो तो ठीक है, जानबूझकर अगर गलती कर रहे हो तो ये गलत है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। भारत का अगर आज आईन वजूद में है तो उसमें हमारे बुजुर्गों की एक बड़ी कुर्बानी छिपी हुई है, उनकी सोच और फिक्र छिपी हुई है। वो जानते थे। पढ़ना होगा आपको बहुजन लिटरेचर और साहित्य को, आपको जाना होगा बामसेफ के कैडर में जानने के बाद आपको समझ में आएगा ना डॉक्टर अंबेडकर और मुसलमान कैसे थे उस वक्त के। डॉक्टर अंबेडकर के साथ मुसलमान कैसे साथ दे रहे थे, क्यों दे रहे थे। उस वक्त हमें फक्र है हमारे बुजुर्गों की सोच और फिक्र पर, उनके बेदान होने पर, उनके जद्दोजहद करने की सोच पर हमें फक्र है। और उनके अंदर अगर हमारी दीनी तालीमात की बुनियादी बातें और सोच और समझ नहीं होती, बेदारी नहीं होती, तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को जब उनके घर से उनके माँ बाप ने निकाल दिया, उनके रहने के लिए मकान और जगह नहीं थी, स्कूल खोलने की तो छोड़ दो, उनको रहने के लिए छत कोई और शख्सियत ने नहीं दिया, हजरत अब्दुल उस्मान शेख और मां फातिमा शेख ने दिया। भारत के
लोगों के लिए, तालीम से वंचित तबके के लिए जब ज्योतिराव फूले ने पहला स्कूल खोलना चाहा, पूरे महाराष्ट्र में कोई जगह और मकान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो जगह और मकान किसी और ने नहीं दिया, अब्दुल उस्मान शेख साहब और मां फातिमा शेख ने दिया। हमें फख्र है इस बहुजन मूवमेंट पर, बामसेब के आंदोलन पर, बामसेब की विचारधारा पर, और पिछले 43 सालों से लगातार पूरे भारत में पूरा जीवन लगाकर इस समाज को इस विचारधारा और इस आंदोलन की जानकारी और समझदारी पैदा करने वाले मान्यवर वामन मेश्राम साहब पर उनके इस आंदोलन और प्रयास ने, उनकी इस कोशिश ने आज मां फातिमा शेख को सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के लोग जानते हैं। मुसलमानों की वजह से नहीं, मुस्लिम तंजीमों की वजह से नहीं, ये बहुजन मूवमेंट की वजह से आपको जानकर फख्र होगा। 9 जनवरी को मां फातिमा शेख की यौमे पैदाइश की तारीख है। 9 जनवरी 2022 को गूगल ने डूडल बनाकर पूरे दुनिया को बता दिया कि भारत में पैदा होने वाली मां फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका है। मुसलमानों को भी नहीं पता है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका कौन है। वर्ल्ड में ट्रेंड हुआ तब ये गूगल ने डूडल बनाकर उस दिन 9 जनवरी को, गूगल कितना बड़ा सर्च इंजन है, गूगल प्लेटफॉर्म से कितने लोग जुड़े हैं, गूगल प्लेटफॉर्म पर कितने लोग डेली अपडेट देखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, गूगल पे ही जाकर उनका सारा काम होता है। तो पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि भारत में पैदा होने वाली मां फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला से। क्यों साथ दिया ज्योतिराव फूले का, मां सावित्रीबाई फूले का? वो तालीम से वंचित लोगों को क्या दे रहे थे? तालीम दे रहे थे ना। और मुगल अगर मुसलमान होते तो वो तो ताकतवर थे ना। ये फरमान जारी करते, शाही फरमान, तो सारे लोगों को तालीम देने का सिलसिला पूरे भारत में शुरू हो जाता। एक शाही फरमान निकलते तो गैर बराबरी और अछूत पर खत्म हो जाता। खत्म किया क्या मुगलों ने छुआछूत? बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल है, मुगल बादशाह अगर मुसलमान होते तो इस्लाम पर अकीदा रखते, इस्लाम की बुनियादी तालीमात को अमल में लाते, इस्लाम में कल भी वो ताकत थी दुनिया के इंसानों को जोड़ने की, और आज भी वो ताकत मौजूद है दुनिया के इंसानों को जोड़ने की। अगर इस बात का यकीन होता मुगल बादशाह अकबर को, तो दीन इलाही नाम का नया मजहब क्यों चलाते? नया दीन चलाना, इसका मतलब कि जो दीन पूरे दुनिया के लिए नेमत है, इंसानियत के लिए नेमत बन के आया, उसको क्या करना? मान रहा है? मानता होता तो दीन इलाही नाम का नया मजहब नहीं चलाता। तो मुगल और मुसलमानों में मौलिक अंतर है। ये बात हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, गहराई से समझने की जरूरत है। वो सहारा क्या है? 600 साल तक मुसलमानों ने राज किया। अरे किया होगा, वो मुगलों ने किया, मुसलमानों ने नहीं किया भाई। मुगल और मुसलमानों में फर्क है, और वो कोरिलेट करके क्या कर रहे हैं? लोगों को, इस्लाम और मुसलमानों को लेकर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मैंने एक बात बोली कि भारत में इस्लाम आने की तारीख है, तफसील से बताया। इस्लाम के आने के बाद से ही इस्लाम के साथ भारत में साजिश शुरू की गई। जब औलिया इकराम की एक बड़ी जमात इस्लाम को फैलाने के लिए दीनी तालीमात की, दीन की बुनियादी बातों को उन तमाम हिस्सों में ले जाने का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो इंसानियत के दर्जे से महरूम किए गए थे, जिनको तालाबों और कुओं पर चढ़ने से पाबंद किया गया था। तालाबों, कुओं और नदियों के पानी जानवर पी सकते थे, लेकिन इंसान छू नहीं सकते थे। हजारों जाति के टुकड़ों में तकसीम किए गए समाज को उन्होंने जब इंसान होने का एहसास कराया, एक दस्तरखान पर दावत दी, एक दस्तरखान पर एक साथ बैठकर उन्होंने खाने का निजाम जो उनके अमली जिंदगी में है, इस्लाम के बुनियादी उसूलों में है,
उसको अमली जिंदगी में जब वो अमल में लाए भारत की सरजमी पे, तो एक बड़ी आबादी जो इंसानियत के दर्जे से महरूम थी वो इस्लाम में दाखिल हुई। जो बड़ी आबादी इस्लाम में दाखिल होने लगी तो जो इंसानियत की दुश्मन नस्लें थी उनके पेट में दर्द होने लगी। 0.1% वो भी इस्लाम में दाखिल हुई। 0.1% वो रेस भी इस्लाम में आई। इस्लाम का मकसद पूरा करने के लिए नहीं आई, अपना मकसद पूरा करने के लिए इस्लाम के अंदर आई। और आए हुए लोगों ने, उन मुनाफिकों ने भारत की सरजमी पे इस्लाम मुकम्मल तौर पे उतरने ही नहीं दिया। ये बहुत गहरी बात है, लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन समझना जरूरी है। भारत में इस्लाम ना आने के पहले, हिजाती लोगों और औलिया इकराम के ना आने के पहले भी तो भारत में लोग थे। वो कौन लोग थे? वर्ण व्यवस्था में लोग थे, जाति व्यवस्था में शिकार थे। कोई ऊंच था, कोई नीच था, कोई छोटा था, कोई बड़ा था। इंसानियत के हक हकूक से वंचित किए गए लोग थे। जब इस्लाम भारत की सरजमी पे आया तो इस्लाम में दाखिल होने का एक तरीका है, जो कल था, जो आज है, वो आखिरत तक रहेगा। जो कल था, जो आज है, वो आखिरत तक रहेगा। आदमी ईमान लाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम पढ़ेगा, उसकी पुरानी हजारों पहचान क्या हो जाएगी। उसी दिन, जिस दिन वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम पढ़ेगा, उसकी पुरानी हजारों पहचान क्या हो जाएगी, उसी दिन खत्म हो जाएगी। और दुनिया के यूनिक किताब से लफ्ज़े मुस्लिमीन, लफ्ज़े मोमिन, लफ्ज़े मुसलमान के नाम से वो नवाजा जाएगा। तो भारत में तो सारे लोगों के पुरखे ईमान लाए ना। कोई 400 साल पहले, कोई 500 साल पहले, 600 साल पहले, सारे लोग एक कलमे के बुनियाद पर ईमान लाए। तो भारत में सारे मुसलमानों की पहचान क्या होनी चाहिए थी सर? क्या होनी चाहिए? मुसलमान होनी चाहिए थी। सैयद है, शेख है, पठान है, खान है, मंसूरी है, राइनी है, इदरीसी है। ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना। जब हम एक कलमे के बुनियाद पर ईमान लाए, हमारे पुरखे, हमारी कोई पहचान नहीं थी, और दीन में दाखिल होने के बाद एक ही पहचान। कोई भी आदमी अगर आज ईमान लाए आपके सामने इस महफिल में, तो उसे आप कौन से लक़ब से नवाजेंगे? क्या कहेंगे उसको? उसी तरह हम मुसलमान होते तो आज बेबस और लाचार नहीं होते। लेकिन एक कलमे के बुनियाद पर जिनके पुरखे ईमान लाए, आज वो कैसे हैं? मार्केट में 2 फ्रूट देखा होगा आपने, खरबूजा भी देखा होगा, संतरा भी देखा होगा। खरबूजे पर अलग अलग हरे कलर की पट्टी होती है, लाइन होती है। ऊपर से दिखने में, बाहर से दिखने में ऐसा लगता है कि इसके अंदर अलग अलग फाके भी होंगे, लेकिन काटने पर अंदर एक साथ। वैसे ही भारत में ये 3.5% लोग हैं, दिखने में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन एक है। दिखने में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक है। लेकिन क्या सारे मुसलमान है क्या? संतरा है। ऊपर से बैठे हुए महफिल में सारे लोग, हम लोग क्या नजर आ रहे हैं? मुसलमान। संतरा है, छिलका उतारो तो देवबंदी नजर आएगा, बरेलवी नजर आएगा, अहले हदीस नजर आएगा, बोहरा नजर आएगा, ये सब नजर आएगा, लेकिन मुसलमान ऊपर से दिखने में हम दिख रहे हैं मुसलमान। छिलका उतारो, मसलक दिखेगा। दीन में मसलक नहीं, दीन के बाहर मसलक है। दीन के अंदर मसलक नहीं है, दीन के बाहर मसलक है। दीन के अंदर से नहीं आया मसलक, दीन के बाहर से मसलक आया। ये बातें खास तौर से हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है। अगर हम एक खुदा को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, एक किबले की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं, एक कुरान को मानते हैं, तो ये एहसास के साथ
आपको अपने आप को मोमिन, मुस्लिमीन, मुसलमान तस्लीम करना। अलग अलग फाके, इतने से तसल्ली नहीं हुई उनको, घुसे हुए लोगों को। उन फाकों में भी अलग अलग झिल्ली लगी है। एक झिल्ली का रस दूसरे झिल्ली में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। बिरादरी है, बिरादरी में कलमे के बुनियाद पर नहीं मान लाए, कलमे के बुनियाद पर न जिंदगी जीना है, कलमे के बुनियाद पर ही जन्नत में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तरक्की कर सकते हैं। तो कलमे के बुनियाद पर रोटी बेटी का रिश्ता करो ना, ऐसे हो भारत है ना बड़ी आबादी, लेकिन हमारे से है बिखरे हुए। तो हमारे पास मुत्तहिद होने का जरिया है, मुत्तहिद होने का, एकजुट होने का रास्ता है, वो हमारे दीन का रास्ता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का रास्ता है। उसको अपनी जिंदगी में अगर हम लोग अमल में लाए, सफर करें और उनकी बुनियादी तालीमात को लेकर जद्दोजहद करें, तो इंशाअल्लाह ये पूरे भारत में तब्दीली आएगी। इसके लिए पूरे भारत में कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा किसी मसलक की तंजीम नहीं है, हर मसलक के लोगों की तंजीम है। हम कहते हैं इख्तलाफ रहे हैं, रहेंगे, इख्तलाफ हमेशा से रहे हैं, रहे। हर बात से कोई बात आदमी सहमत नहीं हो सकता। इख्तलाफ रहे हैं, रहेंगे, लेकिन जब कौम की बात आए, दीन की बात आए, हक की बात आए, इंसानियत की बात आए, तो हम मुसलमान हैं, इस बुनियाद पर हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। हम एक कहते हैं अपने अपने मसलक पर बाबेहतर तरीके से कायम रहते हुए ये काम करना ही होगा। हम एक कहते हैं कि अपने मसलक को छोड़े ना और दूसरों के मसलक को छेड़े ना। अपने अपने मसलक पर कायम रहते हुए ये काम करने की जरूरत है। इंसानियत की, दीन की, हक की बातें जब आए तो एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। तो इसके लिए लगातार कोशिश करने के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा जो बुनियादी मकसद है कि भारत के सरजमी के साथ हम मुसलमानों के बुजुर्गों की एक गोल्डन हिस्ट्री जुड़ी हुई है। उस गोल्डन हिस्ट्री का दस्तावेज अभी बताया। भारत के मुसलमानों के बुजुर्गों की एक गोल्डन हिस्ट्री जुड़ी है भारत की सरजमी के साथ, लेकिन ये भारत के मुसलमानों को भी नहीं पता है। अलग अलग हिस्सों में कोशिशें की गई, मुसलमानों को भी नहीं पता है, क्योंकि हमारी तारीखों से हमें क्या किया गया, दूर किया गया। भारत में मुसलमानों के साथ अगर सबसे बड़ा घोटाला हुआ तो तारीख का घोटाला हुआ। और तारीख के सिलसिले में डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य को कभी नहीं बना सकती, मुस्तकबिल को कभी नहीं बना सकती। इतिहास के पन्नों को पढ़ने की जरूरत है, पलटने की जरूरत है। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को अभी कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, नफरतवादियों की सरकार है। अभी हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को सिलेबस से बाहर किया गया। क्यों बाहर किया गया? जंगे आजादी में 4 उन्होंने लड़ाइयां लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते जंगे आजादी में शहीद हुए। इसके लिए बीजेपी ने बाहर किया, आरएसएस के लोगों ने नहीं। इसके पहले, अंग्रेजों के पहले जिस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, आवाज उठाई, उसकी वजह से उन्हें तारीख के पन्नों से, तारीख की किताबों से बाहर किया। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मैसूर रियासत के सुल्तान थे। उनकी बगल में एक रियासत थी त्रावणकोर, वहां का हुक्मरान ब्राह्मण जाति के लोग थे। उनकी रियासत में महिलाओं को, औरतों को तन ढकने का हक हासिल नहीं था। जब ये बात की जानकारी अगर हुई, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखकर चेतावनी दिया कि औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। जब उन्होंने अपने इस गलत काम में तब्दीली नहीं लाई तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजबूत सेना की टुकड़ी लेकर चढ़ाई किया और 800 लोगों का इसके लिए सिलेबस से बाहर किया।
इस मुल्क में औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए जिस शख्सियत ने, जिस सुल्तान ने तलवार उठाई, अभी बीजेपी की सरकार ने उसको सिलेबस से क्या किया, बाहर किया और सिलेबस में, कर्नाटका के सिलेबस में शामिल किया। एक माफी वीर पैदा हुआ भारत की सरजमीन पे, माफी वीर को शामिल किया। कौन सी चिड़िया थी जो सेलुलर जेल में जाती थी? सेलुलर जेल में जाती थी वो चिड़िया, बुलबुल जाती थी, और सेलुलर जेल में वो माफी वीर बैठता था चिड़िया पर, और चिड़िया पर बैठकर जंगे आजादी की लड़ाई में शामिल होता। इस देश में जो लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे, दलाल थे, वो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। जिन्होंने कभी भी इस देश के साथ मोहब्बत नहीं किया और न कर रहे, करते होते तो देश की संपत्ति लूट कर लोगों को भगा रहे। हमें फख्र है अपने बुजुर्गों के डीएनए पर, हमें फख्र है इस देश का मूल निवासी होने पर। हम मुसलमान बाद में हैं, पहले इस देश के मूल निवासी। भारत के मुसलमान बाद में हैं, पहले इस देश के मूल निवासी हैं। डीएनए ने साबित कर दिया, तारीख के पन्नों में ये बातें साबित हो गई, वो जानते हैं। इसीलिए 2001 से वामन मेश्राम साहब कह रहे हैं, डीएनए के आधार पे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग इस देश के मूल निवासी है। 2001 से कह रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर इस आधार पे बता रहे हैं, इतिहास के पन्नों में लिखी गई बातों के आधार पे बता रहे हैं कि हम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के इस देश के मूल निवासी हैं। 2001 से लगातार बताने की वजह से साम बाहर आया, जुलाई में बाहर आया। जुलाई के पहले सप्ताह में गाजियाबाद में मोहन भागवत ने मीटिंग ली और मीटिंग में कहा, मुसलमानों की मीटिंग लिया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, उसमें कहा कि किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय, जाति, धर्म का आदमी हो, लेकिन सबका डीएनए है, वो सबका है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का है, वो सब कहे, हम सब। ये बातें हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। डीएनए के आधार पे हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, इसीलिए ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के साथ हम लोग मिलजुल कर ये लड़ाई लड़ने की मुहिम चला रहे हैं। अपने बुजुर्गों की गोल्डन हिस्ट्री को जिंदा करना चाहते हैं। कौन करेगा भाई? वीर अब्दुल हमीद साहब की कई चर्चा होती है क्या? चर्चा होती है? नहीं होती। हम चर्चा ही नहीं करते तो चर्चा कहां से होगी? हमारे लोगों की बस्तियां हैं तो चौक का नाम रखो ना, वीर अब्दुल हमीद चौक। आरएसएस की औकात है उस चौक को छेड़ दे। ये जो माफी वीरों की संतानें हैं, उनकी औकात नहीं है कि वो छेड़ दे। रखो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे चौक, रखो वीर अब्दुल हमीद, ये करना ही होगा। कौन मेमोराइज करेगा भाई? हमारे जो आइकॉन हैं, हमें उन्हें मेमोराइज करना होगा। मां फातिमा शेख को मेमोराइज करना होगा, अब्दुल उस्मान शेख साहब को मेमोराइज करना होगा, फतेह खां साहब को मेमोराइज करना होगा। हमें उन तमाम जो है महापुरुषों को मेमोराइज करना होगा जो मजलूमों के हक और अधिकार की लड़ाई में इस तहरीक के साथ थे। इसलिए ये मेमोराइज करने के लिए पूरे भारत में एक कैडर बेस तंजीम चलाई जा रही है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हम मुसलमानों की एक कैडर बेस तंजीम है। बहुत सारी तंजीमें हैं, लेकिन कोई कैडर इस तरह से चलाने वाली तंजीम नहीं है, बेदारी पैदा करने वाली तंजीम नहीं है। तीसरा जो बुनियादी हमारा मकसद है, जो इस्लाम और मुसलमानों को लेकर गलतफहमियां पैदा की गई ओबीसी, एससी, एसटी के दिलों में, उसको दूर करना बुनियादी मकसद है। वो दूर कैसे होगा? खालिस मुस्लिम तंजीमें बनाने से होगा, खालिस मुसलमानों में जाने से होगा। गलतफहमियां अगर जिनके बीच पैदा हुई, उनके बीच में आपको जाना होगा।
मजलूमों का साथ, मजलूमों का इत्तेहाद, मजलूमों के लिए इंसाफ की तहरीक चलाना ही होगा। इसके लिए पूरे भारत में विचारधारा के आधार पे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये गलतफहमी विचारधारा की वजह से पैदा की जा रही है, आरएसएस की विचारधारा की वजह से पैदा की जा रही है ओबीसी एससी एसटी के दिलों में। तो विचारधारा का काट विचारधारा है, आइडियोलॉजी की काट आइडियोलॉजी है, वेपन नहीं है। विचारधारा की काट विचारधारा है और विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का, फैलाव करने का हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। तो विचारधारा की काट विचारधारा है, लेकिन विचारधारा हम फैला रहे हैं। हमारा सवाल है, पिछले 75 सालों से सियासी एतबार से भारत का मुसलमान जिन तंजीमों का हिस्सा रहा है, क्या उनके पास आरएसएस की विचारधारा का कोई काट है? अगर कांग्रेस के पास आरएसएस की विचारधारा की काट होती, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास आरएसएस की विचारधारा की काट होती, समाजवादी पार्टी के पास, बहुजन समाज पार्टी के पास, एनसीपी के पास, तृणमूल कांग्रेस के पास, आरजेडी और जेडीयू के पास अगर आरएसएस की विचारधारा की काट होती, काउंटर आइडियोलॉजी होती, बीजेपी सत्ता में होती। उनकी विचारधारा की काट होती तो ओबीसी एससी एसटी उनके साथ होगा, लेकिन विचारधारा की काट नहीं है, इसलिए वो सत्ता में है। विचारधारा की काट होती कांग्रेस के पास, दिगर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के पास, अगर आरएसएस की आइडियोलॉजी की काट होती, काउंटर प्लान होता, तो आपकी मॉबलिज्म होती क्या? नहीं होती। मतलब जिहाद के नाम पर आपके कौम के लोग मारे जाते क्या? ये विचारधारा की वजह से हो रहा है मॉब लिंचिंग। 2018 में जून महीने में झारखंड में अमरेज अंसारी के साथ मॉब लिंचिंग की गई और मॉब लिंचिंग में उनकी जान चली गई। पूरे देश में बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब हैं, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। मैं गोरखपुर में प्रोटेस्ट कर रहा था, मेरे साथ 500 लोग थे। 500 लोगों की जमात में 450 लोग ओबीसी एससी एसटी के लोग थे। जब आंदोलन के लिए हम लोग सड़कों पर आए, प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, कुछ दूर काफिला निकला ही था, कलेक्ट्रेट में जाकर डीएम को ज्ञापन देना था। एसपी आए वहां पे। एसपी आने के बाद उसी व्यवस्था के पोषक थे, हाकिम जातियों के जमात से थे, आए सामने खड़े होते, कहा लिबास से तो भाई साहब आप पढ़े लिखे मालूम पड़ते, लिबास से आप पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की हरकत करेंगे। आप एक ऐसे इंसान की हिमायत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आपने पुलिस की चार्जशीट पढ़ी? पुलिस ने चार्जशीट जो फाइल किया है उसमें अमरेज अंसारी पे चोरी का इल्जाम है, एलिगेशन है। हमें तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एसपी ने कहा मुझे, हमने कहा एसपी साहब थोड़ी देर के लिए आप ही की बात को तस्लीम कर लेते हैं कि तबरेज अंसारी ने चोरी की। चोरी किए हुए शख्स को पकड़ा भीड़ ने, यह भी बात समझ में आती है। चोर जानकर भीड़ ने बिजली के पोल से बांध दिया, यह भी बात समझ में आती है। चोर जानकर बिजली के पोल से बंधे हुए इंसान की बेरहमी के साथ पिटाई की जाती है, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन अगर पकड़ी हुई भीड़ एक चोर को पकड़ी थी और एक चोर की पिटाई कर रही थी बेरहमी के साथ, तो बार बार जय श्री राम और जय हनुमान के नारे क्यों लगवा रही थी? अगर पकड़ी हुई भीड़ अगर एक चोर को पकड़ी थी, एक चोर की पिटाई कर रही थी, तो बार बार जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगवाना साबित करता है क्या कि तबरेज अंसारी ने चोरी की थी? और पीटने वाली भीड़ एक चोर को पीट रही थी, वो कोई और नहीं थे, वो आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े हुए उनके गुंडे थे। हमने कहा ये देखो,
इनकी फेसबुक आईडी के आईटी सेल है, आईटी सेल का प्लेटफॉर्म है, हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किया पप्पू मंडल का, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें उसकी फेसबुक आईडी से जुड़ी हुई थी, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। ये बातें हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। गहराई के साथ एक बात अधूरी रह गई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को लेकर। हमने एक बात इस्तेमाल किया कि कल भी हमारे बीच में मुनाफिक पैदा किए गए, आज भी पैदा किए जा रहे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों के खिलाफ ही मुसलमानों का इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया आरएसएस का प्लेटफॉर्म है, और उसके नतीजे हमारे सामने आए। उत्तर प्रदेश में वसीम रिजवी नाम का आदमी जो आरएसएस का कार्यकर्ता रहा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का पदाधिकारी रहा, बीजेपी सरकार आई मंत्री रहा, वसीम रिजवी कुरान पाक की 30 आयतें खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया है। बता रहा हूं, हमारे बीच में मुनाफिक पैदा करने की एक फैक्ट्री गाड़ी गई है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मुसलमानों का ही मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया जो मंच है वो आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। उसका उदाहरण है वसीम रिजवी कुरान पाक की 30 आयतें खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। नुपुर शर्मा ने नबी के साथ में गुस्ताखी की। जब पूरे दुनिया में इसकी मजम्मत होने लगी, पूरे दुनिया में भारत के दूतावास को तलब किया जाने लगा, उस घटना पे पर्दा डालने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता उदयपुर में आरएसएस ने इस्तेमाल किया ओबीसी के टेलर की लाइव मर्डर कराया और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ मार्च खड़ा किया। ये बता रहा हूं, मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया जो मंच है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। हमारे लोग, वो लोग तो आ रहे हैं, हमारी बस्तियों में आ रहे हैं, हमारे लोग उनकी सभाओं में जा रहे हैं। भारत में लड़ाई दो विचारधारा के बीच में है। एक तरफ मसावत, आजादी, इंसाफ और भाईचारे की विचारधारा है, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की विचारधारा है। दूसरी तरफ जो लोग इस देश में हाकिम जातियां हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि मसावत भारत में कायम हो, वो कभी नहीं चाहते कि इंसानों को आजादी मिले, वो कभी नहीं चाहते इंसानों को न्याय मिले, वो कभी नहीं चाहते कि इंसानों के बीच में भाईचारा पैदा हो। अगर इंसानों के बीच में अगर ये मकसद होता समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का, तो आजाद भारत में जालौर जिले में, राजस्थान के जालौर जिले में कक्षा 3 में पढ़ने वाले इंद्र कुमार मेघवाल का क्या कसूर था? मिट्टी के मटके से, घड़े से पानी पीना क्या कसूर था? थोड़ी देर के लिए इस बात को हम तस्लीम कर लेते, स्वीकार कर लेते, उसको मारने वाला आदमी उसके वर्ग समुदाय का, बिरादरी का गधा, गवार, जाहिल, अनपढ़ होता, पागल होता, तो ये स्वीकार कर लेते कि वो पागल था, नासमझ था, उसने एक मासूम नादान बच्चे की हत्या कर दी पीट करके पानी पीने की वजह से। लेकिन वो उसी स्कूल का हेडमास्टर था। सोच बदल क्या? मुसलमान अपने को छोड़कर सारे गैरों को क्या मान लेता है? ये जो नजरिया है ये गलत है, डेंजरस है। सारे लोग नहीं है। अभी एक रविंद्र सिंह है, राजपूत हैं, छात्र धर्म चलाते हैं, बीकानेर के रहने वाले, कहते हैं हम हिंदू नहीं है भाई, हमारा छात्र धर्म है। भारत में सभी लोग नहीं है जो आप मान रहे हैं। ये समझ पैदा करने के लिए पूरे भारत में मूवमेंट, हमसे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जरिए पूरे भारत में इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म पूरे भारत में काम कर रहे हैं लोगों को बेदार करने के लिए। तो इसलिए बेदारी होगी तो समझदारी पैदा होगी, और समझदारी पैदा होगी तो आपका इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसके लिए लगातार पूरे भारत में एक बड़ी कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए चौथा जो हम बड़ा काम करना चाहते हैं पूरे भारत में, हमारा एक अखबार, क्यों
अभी मैंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उर्दू के जितने चीफ एडिटर थे उनके साथ मीट की। मीटिंग के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जुबान हमारी, कलम हमारी, लिखने वाले लोग हमारे, छापने वाले लोग हमारे, बांटने वाले लोग भी हमारे और पढ़ने वाले लोग भी हमारे, लेकिन अखबार हमारा नहीं। इनकलाब दैनिक जागरण का, दैनिक जागरण सुब्रत राय आरएसएस का, सहारा रोजनामा सुब्रत राय का, सुब्रत राय आरएसएस का। मुसलमान कौन सी खबरें पढ़ेंगे, ये भी आरएसएस के लोग करते हैं। इतनी बड़ी आबादी है ना, आज चाहे तो मुल्क भर का एक अखबार पैदा कर सकता है अपनी जुबान का, नहीं पैदा करता है। हमें अपने रहबरों से सवाल है, वो रहबरी करते तो आज ये हालात नहीं होती। वो रहबरी करते, कौम की तरबियत करते तो आज इस तरह के प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाने के पीछे जो इख्तलाफ है, दूरियां हैं, उसको खत्म करना ये बुनियादी मकसद है। लगातार मैं सफर करता हूं, प्रैक्टिकली मैं फील करता हूं। 20 दिन महीने में एक वाकया रिपीट होता है, कभी बस में कभी ट्रेन में। मैं देखता हूं, अपनी आंखों से देखता हूं, आप लोग भी सफर करते होंगे, कभी कभी देखते होंगे, फील करते होंगे, महसूस करते होंगे। लास्ट मरतबा मैं इलाहाबाद से लखनऊ के लिए बस में दाखिल हुआ, जिस बस में दाखिल हुआ पूरी की पूरी बस खाली थी। उस खाली बस में मैं बैठ गया। मैं देखता हूं थोड़े वक्त के बाद एक एक करके लोग बस में दाखिल होते गए। जब तक बस की आखिरी सीट नहीं बैठ गए, दाखिल होते रहे। और उस खाली बस में हमारे बैठने के बाद हमारे कौम की एक वो अजीम शख्सियत दाखिल हुई जिसके सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी थी।